गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए। जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए। सभी बच्चे अपना गुड मॉर्निंग भेजिए। शेफाली गुड मॉर्निंग। इशिका गुड मॉर्निंग। मनीषा गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी गुड मॉर्निंग। जल्दी से बाकी बच्चे भी ज्वाइन कीजिए। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन चैप्टर में स्टडी किया है। उसके बाद आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में बेसिक चीज़ें थी, कुछ मटेरियल था जिससे हम आगे की अपनी स्टडी कर पाएँ। चैप्टर तो आज से स्टार्ट होगा। जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली कोई चैप्टर नहीं है, वो बेसिक मटेरियल है जो कि इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमने प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन उसमें पढ़ी। प्रीवियस ईयर का की जो डेफिनेशन है वो है हमारी 2021, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। शेफाली का क्वेश्चन आया है कि सर बट इंट्रो अभी पूरा नहीं हुआ है। बेटा, उसमें इंट्रो जितना मुझे अभी कराना था वो मैंने करा दिया है। अभी उसमें मुझे मालूम है एसएससी की डेफिनेशन रह गई है, हेड्स ऑफ इनकम रह गए हैं, तो वो साथ के साथ हो जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। एक दो चीज़ें हैं जो मुझे बाद में कराना है। अगर एसएससी की डेफिनेशन अभी कराऊंगा तो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी आपको, ठीक है ना। लेकिन अब जो रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर चलेगा, यहाँ से मेन आपकी इनकम टैक्स स्टार्ट होनी है। तो हमने प्रीवियस की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो कि हमारा 2021 है। असेसमेंट ईयर जो है हमारा 21-22 है। असेसमेंट ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर एंड विल एंड ऑन 31 मार्च द फॉलोइंग ईयर। इसके बाद हम लोगों ने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी। पर्सन की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर गिवन है। पर्सन की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड करके है। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, पर्सन इंक्लूड्स एन हिंदू अंडरवाइड फैमिली, पर्सन इंक्लूड्स एन firm including LLP, person includes an EOP BY, person includes EOP हो गया, BY हो गया, person includes local authority, person includes artificial jurisdiction, person not falling any above category, person includes a company। ये टोटल 7 कैटेगरी थी पर्सन की डेफिनेशन में। इसके अलावा हम लोगों ने रेट्स ऑफ टैक्स पढ़े उसमें, जो कि बार बार ज़रूरत पड़ेगी आपको। और रेट ऑफ टैक्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। रेट ऑफ टैक्स दो तरह के होते हैं, एक तो स्लैब रेट होते हैं और एक होते हैं आपके फ्लैट रेट। फ्लैट रेट अभी हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है, स्पेशल रेट हमने डिस्कस नहीं किया है। फ्लैट रेट में इंडिविजुअल और एच के लिए हम लोगों ने स्लैब रेट हमने इंडिविजुअल एच के पढ़े थे। इंडिविजुअल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या तो होगा वेरी सीनियर सिटीजन, या होगा सीनियर सिटीजन, या होगा अदर। वेरी सीनियर सिटीजन के लिए जो रेट ऑफ टैक्स है 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स है, और अबव 10 लाख की इनकम पर 30% टैक्स रेट है। जो सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर रेजिडेंट होना चाहिए और 80 साल से कम, तो उसके लिए जो टैक्स रेट है 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख रुपए से ऊपर 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स है। 5 लाख रुपए से ऊपर 10 लाख तक 20% टैक्स रेट है, और 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स रेट है। और अदर्स में, यानी कि जो ना तो वेरी सीनियर सिटीजन है या ना सीनियर सिटीजन है, यानी 60 साल से कम एज के सारे लोग इसमें कवर होंगे। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के नॉन रेजिडेंट इसमें कवर होंगे, और हिंदू अनवैड फैमिली सब तरह की इसमें कवर होंगी। तो 2.5 लाख रुपए तक की कोई इनकम पर टैक्स नहीं है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20%, और 10 लाख रुपए से ऊपर 30% है। इसके अलावा हमने एक रिबेट पढ़ी थी सेक्शन 87 कैपिटल ए में। इंडिविजुअल को मिलती है, एच को नहीं मिलती है। रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक हो, तो 100% ऑफ द टैक्स ऑन इनकम और 12,500 विच है लेस जो है वो रिबेट मिल जाएगी। टैक्स जो भी निकलेगा सबसे लास्ट में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स जरूर लगाना है। एक सरचार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। सरचार्ज में क्या था, 50 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। 50 लाख रुपए से ऊपर
1 करोड़ रुपए तक 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक की टोटल इनकम पर 15% सरचार्ज है, 2 करोड़ रुपए से ऊपर 5 करोड़ रुपए तक की इनकम पर 25% सरचार्ज है, और 5 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम पर 37% सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल है। ये हम लोगों ने सरचार्ज भी पढ़ लिया था। अब इसके बाद मार्जिन रिलीफ पड़ा था, उसे हम पूरा यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि जब भी बॉर्डर लाइन केस होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, तो मार्जिन रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट अराइज होगा। मार्जिन रिलीफ कहता है कि इंक्रीज इन टैक्स ओवर द इनकम ऑफ 50 लाख या ओवर द इनकम ऑफ 1 करोड़ या ओवर द इनकम ऑफ 2 करोड़ या ओवर द इनकम ऑफ 5 करोड़ कैन नॉट एक्सीड इंक्रीज इन इनकम। अगर वो है इंक्रीज, टैक्स का इंक्रीज ज़्यादा है, तो उस केस में हम मार्जिन रिलीफ जो है प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ दो एक एक्सेप्शन पढ़े थे पिछली क्लास में कि अगर नॉर्मल इनकम जो है, नॉर्मल रूल जो है कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम कमाते हैं, लेकिन कुछ केसेस थे सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 69 ए बी सी डी, ये 6 टोटल केस थे आपके, जिसमें प्रीवियस ईयर वो ईयर ना हो के जिसमें हम इनकम होती है, बल्कि कोई और ईयर होता है। इसी तरह से सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस बाय नॉन रेजिडेंट, इसके अलावा सेक्शन 74, 74 ए, 75 और 76, ये टोटल 5 सेक्शन थे। इसमें जो जनरल रूल होता है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, तो उस रूल का एक्सेप्शन है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्स्ड ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर, जिसमें इनकम आप कमाएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। आज से देखा जाए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर का नाम होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर का नाम होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए आप लिखने के लिए, और 4-5 पेज आप छोड़ दीजिएगा इंट्रोडक्शन चैप्टर के लिए, कि अगर मुझे बाद में कुछ ज़रूरत पड़ती है कुछ लिखाने की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने की, तो मैं उस चैप्टर में उसे कवर करा पाऊँ। तो 4-5 पेज छोड़ दीजिए आप इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, और रेसिडेंशियल स्टेटस का नया चैप्टर स्टार्ट आज हम लोग करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, इसमें जो सेक्शन की कवरेज है वो है सेक्शन 5, 6, 7 एंड 9, यानी कि सेक्शन 8 इज नॉट देयर। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 8 किसी और चैप्टर के अंदर है, ऐसा कभी भी लॉ मेकर नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी लॉ, खाली इनकम टैक्स की बात नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है, सीरीज होती है पूरी पूरी। तो फिलहाल इस चैप्टर में सेक्शन 8 नहीं है, क्योंकि वो ब्लैंक है, यानी कि एट प्रेजेंट कोई भी नियम, कोई भी प्रोविज़न सेक्शन 8 के अंदर नहीं है। पहले कभी हुआ करता था, ऐसा नहीं कि सेक्शन 8 के अंदर कुछ और लिखा हुआ है और रेजिडेंशियल स्टेटस के अलावा चैप्टर में है। इस समय सेक्शन 8 ब्लैंक है। क्लियर है? तो हमें टोटल 4 सेक्शंस के अंदर पढ़ने हैं, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9, यानी कि सेक्शन 8 इज ब्लैंक। सेक्शन 8 कुछ इस समय कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है हर एक पर्सन के लिए अलग अलग निकाला जाएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, सेम रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेम कैटेगरी ऑफ पर्सन, यानी कि इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, कंपनी, सबके लिए रूल सेम नहीं है। इंडिविजुअल के लिए रूल अलग हैं, एचयूएफ के लिए रूल अलग हैं, कंपनी के लिए रूल अलग हैं, ईओपीबीवाई के लिए रूल अलग हैं, सबके लिए अलग अलग हैं। लेकिन जो मेन है, जो पेपर में आएगा भी, वो इंडिविजुअल का ही आएगा। यानी कि जो भी टाइम लगना है हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने में, वो इंडिविजुअल के लिए लगना है। बाकी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो आप समझ लीजिए हार्डली एक ही क्लास के अंदर सारे के सारे हो जाएंगे। कंपनी का भी उसी में हो जाएगा, हिंदू अनडिवाइड फैमिली का भी उसी में हो जाएगा, फर्म का भी उसी के अंदर हो जाएगा। लेकिन जो टाइम लगना है वो मेन लगना है इंडिविजुअल के लिए। अब जो रेजिडेंशियल स्टेटस है
जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो दो होंगे। जो रेजिडेंशियल स्टेटस है इसे ऐसे लिखिएगा, कोई भी जो पर्सन है, कोई भी जो पर्सन है वो दो पार्टों में डिवाइडेड है, या तो वो होगा रेजिडेंट या वो होगा नॉन रेजिडेंट। ये कैसे पता लगेगा, इसको पता लगाने के ही हम रूल्स यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। कोई भी पर्सन जो है, पर्सन की जो डेफिनेशन है, पर्सन के अंदर कौन कौन शामिल होता है आपको मालूम है। इंडिविजुअल शामिल होता है, एचयूएफ शामिल होती है, कंपनी शामिल होती है, फर्म शामिल होती है, जो हम पिछली क्लास में मतलब पिछले चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हम पढ़ के आए हैं, तो वो लोग भी शामिल होते हैं। कोई भी पर्सन या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। लेकिन अगर वो पर्सन इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अगर वो इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो पर्सन हुआ कंपनी तो या तो वो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो पर्सन हुआ फर्म तो या तो वो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। या अगर वो पर्सन हुआ लोकल अथॉरिटी तो या तो वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। लेकिन अगर वो पर्सन इंडिविजुअल या एचयूएफ में से कोई एक है, तो अगर वो पर्सन कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में से एक है तो रेजिडेंट का फर्दर डिवीजन होगा, रेजिडेंट को फर्दर पोस्टमार्टम किया जाएगा। और वो फर्दर पोस्टमार्टम जो होगा या तो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्या होगा बच्चों, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। या तो वो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट या वो होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सभी बच्चे अपना जवाब भेजिए कि ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। सभी बच्चे अपना जवाब भेजिए, ये चीज़ क्लियर हुई है या नहीं हुई है। या तो वो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट या वो होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कोई भी पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से इनकम टैक्स में दो ही कैटेगरी है उसकी, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर वो व्यक्ति इंडिविजुअल या एचयूएफ है और रेजिडेंट है, कैसे पता लगेगा रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, वो उसकी कंडीशंस होंगी। तो अगर वो व्यक्ति इंडिविजुअल एचयूएफ है और रेजिडेंट है तो उसका फर्दर पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। केवल हमें यहीं तक नहीं रुकना, फर्दर पोस्टमार्टम में या तो वो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट या वो होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। देखिए, रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, ये काम है सेक्शन 6 का, यानी कि फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस, द रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सेक्शन 6 का है। लेकिन क्यों हम डिसाइड कर रहे हैं ये कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं? ये डिसाइड इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास इनकम टैक्स में दो तरह की इनकम होती है, या तो वो होंगी इंडियन इनकम या वो होंगी फॉरेन इनकम। ये सर इंडियन इनकम क्या है, फॉरेन इनकम क्या है, वो हम देख लेंगे। तो ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, परम आवश्यक हो जाता है कि क्या हमारे केस में इंडियन इनकम ही टैक्सेबल हैं या फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इनकम टैक्सेबल हैं। अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुए तो
दोनों ही तरह की इनकम टैक्सेबल हैं, चाहे आपकी इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हुए तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल है। वो इनकम निकाली कैसे जाती है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उसके रूल्स हैं कि इनकम टैक्सेबल है तो कौन सी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ इनकम को, कि हमारे पास कितने तरह की इनकम है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ इनकम को। टाइप ऑफ इनकम को देखते हैं। टाइप ऑफ इनकम को देखते हैं। वो दो तरह की इनकम हमें मिलती है टाइप ऑफ इनकम में। या तो मिलेगी इंडियन इनकम, या तो मिलेगी इंडियन इनकम, या मिलेगी फॉरेन इनकम, या मिलेगी फॉरेन इनकम। या तो मिलेगी इंडियन इनकम या मिलेगी हमें फॉरेन इनकम। अब इंडियन इनकम कौन सी होती है, फॉरेन इनकम कौन सी होती है, वो भी देखेंगे। तो या तो मिलेगी हमें इंडियन इनकम या मिलेगी हमें फॉरेन इनकम। अब देखिए इंडियन इनकम कौन सी होती है। इंडियन इनकम कौन सी होती है? इंडियन इनकम कौन सी होती है? इंडियन इनकम कौन सी होती है वो भी ज़रा देख लेते हैं। इंडियन इनकम कौन सी इनकम होती है वो भी देख लेते हैं। पहली, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। दूसरी, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है ये सेक्शन 7 में गिवन है कि कौन कौन सी इनकम मानी जाएंगी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ये ध्यान से देख लीजिएगा, सेक्शन 7 है, थोड़ा सा इसकी सूरत बिगड़ गई है, तो सेक्शन 7 है, ठीक है। तीसरी जो है इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। चौथी है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो चार तरह की जो इनकम है वो इंडियन इनकम मानी जाती हैं। कौन कौन सी? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, जो इनकम रिसीव्ड हो जाए इंडिया में। और दूसरी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो इनकम मान ली जाए कि रिसीव हो गई है इंडिया में। और इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया, जो इनकम एक्रू और राइज हो जाए इंडिया में। या चौथी इनकम है इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इंडिया। तो ये जो डीम्ड वाली बात है ये लिखी हुई है सेक्शन 9 के अंदर। ये वाली बात लिखी हुई है सेक्शन 9 के अंदर। ये है डीम्ड टू एक्रू और राइज इंडिया। और ये चारों तरह की इनकम है इंडियन इनकम। इन चारों में से कोई भी एक इवेंट इंडिया में हो जाए, या रिसीव हो जाए, या एक्रू हो जाए, या डीम्ड टू बी रिसीव्ड हो जाए, या डीम्ड टू एक्रू एंड राइज हो जाए। अब बात आती है फॉरेन इनकम की। फॉरेन इनकम क्या है? फॉरेन इनकम क्या है जो इंडियन इनकम नहीं है? फॉरेन इनकम क्या है? विच इज नॉट एन इंडियन इनकम। विच इज नॉट एन इंडियन इनकम। जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है। दैट इज इनकम which is not an Indian income, that is income accrue or arise outside India
एंड रिसीव्ड ऑल्सो देयर। यानी कि जो इनकम एक्रू भी बाहर हो, एक्रू और राइट भी इंडिया से बाहर हो और रिसीव्ड भी इंडिया से बाहर ही हो, ऐसी इनकम कहलाई जाती है फॉरेन इनकम। Which is not an Indian income is called a foreign income. Which is not an Indian income is called a foreign income. जो इनकम एक्रू भी बाहर हो और अराइव भी बाहर हो और रिसीव्ड भी वहीं हो, क्योंकि अगर रिसीव्ड इंडिया में हो गई तो भी वो इंडियन इनकम बन जाएगी, एक्रू और अराइव इंडिया में हो गई तो भी वो इंडियन इनकम बन जाएगी। ये भी कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा कि रिसीव्ड किसे कहते हैं, एक्रू और अराइव में क्या डिफरेंस है। फिलहाल तो आप केवल ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। सभी को क्लियर है ये चीज़? सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है? सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो बात हुई कि रेजिडेंशियल स्टेटस कितने तरह के इंडिया में होते हैं इनकम टैक्स के पर्पज के लिए। तो वो होते हैं दो, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो फिर फर्दर पोस्टमार्टम करना पड़ेगा रेजिडेंट का, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। और हमने फिर ये देखा टाइप्स ऑफ इनकम कितनी होती हैं, वो होती हैं दो, यानी कि इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम चार तरह की होती है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया और डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया। फॉरेन इनकम कौन सी होती है? विच इज नॉट एन इंडियन इनकम, तो वो होती है फॉरेन इनकम। क्लियर है? अब हमें सेक्शन 5 देखना है। सेक्शन 5 अब हमें देखना है सेक्शन 5। सेक्शन 5 देखना है और सेक्शन 5 के अंदर लिखा हुआ है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये लिखा हुआ है सेक्शन 5 के अंदर। सेक्शन 5 के अंदर लिखा हुआ है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या सेंस है, वो भी समझ लेते हैं। इसका सेंस है कि अगर हम रेजिडेंट हैं तो हमारे पास क्या केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होंगी या फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होंगी, और अगर हम नॉन रेजिडेंट हैं तो क्या हमारे हाथ में दोनों इनकम टैक्सेबल होंगी या कोई एक इनकम टैक्सेबल होगी। तो ये इसका सेंस में यूज होगा। तो पहले हम एक चार्ट बनाते हैं और उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं। चार्ट में क्या है कि आपको जो कॉलम खींचने पड़ेंगे, एक खींचना पड़ेगा टाइप ऑफ इनकम या पर्टिकुलर्स जिसे हम कह सकते हैं, एक खींचना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, और एक खींचना पड़ेगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, और एक खींचना पड़ेगा नॉन रेजिडेंट का। टाइप ऑफ इनकम, टाइप ऑफ इनकम, टाइप ऑफ इनकम, ये रेजिडेंट यानी कि ऑर्डिनरी, ये नॉट ऑर्डिनरी एनआर, एन ओ आर करते हैं, ऐसे एन ओ आर लिखते हैं, एन ओ आर लिखते हैं, और ये है एन आर, इसे ओ आर लिख देते हैं। चलिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एन आर। अगर आपके पास इंडियन इनकम है, अगर इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है, तो यहां पर भी टैक्सेबल है ओ आर के हाथ में, एन ओ आर के हाथ में भी टैक्सेबल है और एन आर के हाथ में भी टैक्सेबल है।
अगर आपके पास कौन सी इनकम है, इंडियन इनकम है, तो चाहे आप OR हैं तो भी टैक्सेबल है, चाहे आप NOR हैं तो भी ये टैक्सेबल है, और चाहे आप NR हैं तो भी ये इनकम टैक्सेबल है। अगर हुई फॉरेन इनकम, अगर हुई फॉरेन इनकम, अगर हुई फॉरेन इनकम तो OR के हाथ में टैक्सेबल है, OR के हाथ में टैक्सेबल है, NR के हाथ में नॉट टैक्सेबल, NR के हाथ में नॉट टैक्सेबल, NR के हाथ में नॉट टैक्सेबल, और NOR के हाथ में भी नॉट टैक्सेबल अगर फॉरेन इनकम है। NOR के हाथ में भी नॉट टैक्सेबल, लेकिन यहाँ पर छोटा सा स्टार भी मैं लगाऊंगा, कुछ स्पेशल बात भी है NOR के केस में। देखिए, अगर इंडियन इनकम है, OR हुए तो भी टैक्सेबल, NOR हुए तो भी टैक्सेबल, और NR हुए तो भी ये इनकम टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम अगर हुई तो टैक्सेबल है OR के हाथ में, यानी कि अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो आप इंडिया में कमा लें चाहे बाहर कमा लें, सारी इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन NOR और NR के हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं हुआ करती हैं, ठीक है ना। तो ये हुई हमारी बात। अब इसमें एक नोट लिखवाना है मुझको, इसमें एक नोट मुझे लिखवाना है, इसमें एक मुझे नोट लिखना है, इसमें एक नोट लिखना है NOR के लिए, जो ये स्टार पॉइंट है उसके लिए, यानी फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो सकती है, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम कैन बी टैक्सेबल in case of NOR if it is a income, if it is a income from business or profession, if it is a income from business or profession which is set up or controlled from India, which is set up or controlled from India। इससे कॉपी कीजिए आप जल्दी से। ओके, बीच में शायद आवाज मिस हो गई थी, अब आवाज क्लियर आ रही है आपको? ओके, चलिए, बीच में मेरा जो माइक है वो बंद हो गया था, तो इस बात के लिए सॉरी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारी फॉरेन इनकम है
तो OR के हाथ में तो टैक्सेबल है, NOR के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, और NR के हाथ में ये फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। लेकिन NOR के हाथ में एक केस में फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो सकती है, अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन से हो, और एक ऐसा बिजनेस और प्रोफेशन है विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और सेटअप इन इंडिया। इस चीज़ के लिए मैं समझा दूं आपको, शायद मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कुछ जिक्र किया हो, कि इन इनकम टैक्स हमारे पास 5 हेड ऑफ इनकम है। इन इनकम टैक्स हमारे पास इनकम को निकालने के लिए वो 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं। हमारे पास जो हेड्स ऑफ इनकम है, केवल जिक्र कर रहा हूं, फिर इस चैप्टर के बाद तो हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो ही जाएंगे। ये सेक्शन 14 में बात लिखी हुई है कि हमारे पास 5 हेड ऑफ इनकम है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके जो सेक्शन हैं, सेक्शन 15, 16 एंड 17, ये 3 सेक्शन में ये चैप्टर फिनिश हुआ है। दूसरा जो हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 22 टू सेक्शन 27 तक जाता है। तीसरा हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये जाता है सेक्शन 28 टू 44 DV। ये सेक्शन यहाँ तक जाता है चैप्टर। फोर्थ जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये जाता है सेक्शन 45 टू 55 तक जाता है ये। और लास्ट हेड है हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये जाता है हमारे पास सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। ये टोटल हेड्स ऑफ इनकम है। कोई भी इनकम आप सोर्स कोई भी तलाशिए, इनकम टैक्स में इन 5 हेडों में से कहीं ना कहीं वो आएगी। आपको अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अगर आपको कुछ पैसा मिल जाता है, किसी का गिरा हुआ किसी का पर्स मिल जाता है, वो भी इनकम है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम है। अब आपको कहीं बेटी की शादी करनी हुई या बेटे की शादी करनी हुई या कोई हैवी एक्सपेंडिचर करना हुआ, तो आपको कुछ एसेट बेचनी पड़ गई अपनी, तो एसेट बेच के जो आप कमाते हैं, माना कोई ज्वेलरी आपने खरीदी थी, कोई लैंड आपने पहले 10 साल पहले खरीदी थी, और आज आपको ज़रूरत है पैसे की और आज आपको वो पैसा चाहिए, तो बेचने पर जो भी एसेट आप बेचेंगे उसे बेच के जो प्रॉफिट होगा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आप समझते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक प्रोफेशन है, कोई दुकान किराने की दुकान लिए हुए एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, वो एक प्रोफेशन है। तो हम अपनी जो इनकम कमाते हैं, हम अपने क्लाइंट से, हम अपने स्टूडेंट से जो इनकम कमाते हैं, उसके जो रूल्स हैं कि कितनी रिसीट टैक्सेबल होगी, कितने एक्सपेंडिचर माइनस होंगे, इसकी कैलकुलेशन का जो हमें रूल्स मिलेंगे वो मिलेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर के अंदर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई मकान है मेरे पास, मैंने किराए पे दे दिया, अगर मकान बेच दिया तो बेच कर जो इनकम आएगी वो कैपिटल गेन है। लेकिन अगर मैंने किराए की इनकम रखी उसकी, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुई, इस तरह की इनकम। और इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या आएगी इनकम, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट CS कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, नौकरी करेंगे, तो आपको जो आमदनी होगी जो होगी वो आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी में, यानी कि उसके रूल्स की सैलरी इनकम कैसे निकाली जाती है ये हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के
अंदर। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये क्लियर है? जल्दी से अपने जवाब भेजिए कि क्लियर है या नहीं है। जल्दी जल्दी अपने जवाब भेजिए, क्लियर है या नहीं है। अब जो मैं बता रहा था आपको पिछले जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम मैंने बताई है, और एक नोट लिखवाया है। नोट में क्या है? फॉरेन इनकम कैन बी टैक्सेबल इन केस ऑफ एनओआर, यानी कि फॉरेन इनकम भी एनओआर के केस में टैक्सेबल हो सकती हैं अगर ये इनकम हुई बिजनेस ऑफ प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो इस वजह से मैंने आपको बताया 5 हेड हैं। इन पांचों हेडों में से पांचों की पांचों हेड की इनकम भी फॉरेन इनकम हो सकती है, जो कि एक्रू भी वहीं होगी और अराइव भी वहीं होगी और रिसीव भी वहीं होगी, ठीक है। लेकिन उन 5 हेड में से अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है और एक ऐसा बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है फॉरेन इनकम जो कि कंट्रोल्ड इंडिया से होता है, सेटअप इंडिया में है, बस इनकम एक्रू बाहर हो रही है या रिसीव भी बाहर हो रही है, तो इस वजह से फॉरेन इनकम है, तो वो एनओआर के हाथ में टैक्सेबल हो सकती है। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जो कि कंट्रोल्ड इंडिया से है लेकिन है वो फॉरेन इनकम, तो एनओआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। अगर अदर सोर्सेज की इनकम है जो एक्रू एंडराइज बाहर ही है लेकिन कंट्रोल इंडिया से है, तो भी वो एनओआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। अगर वो कैपिटल गेन की इनकम है तो भी एनओआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। केवल एक ही एक्सेप्शन है और वो है बिजनेस और प्रोफेशन, और वो भी एक ऐसा बिजनेस प्रोफेशन जो कि कंट्रोल या सेटअप तो इंडिया से हो ही, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, तो ये सेक्शन 5 हमारा खत्म हो गया, ये सेक्शन 5 हमारा फिनिश हो गया है। अब हम सेक्शन 6 की तरफ बढ़ते हैं और सेक्शन 6 ये बताएगा रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सेक्शन 6 है। इंडिविजुअल के सेक्शन 6(1) में हो सकते हैं, एचयूएफ के किसी और सब सेक्शन में हो सकते हैं, कंपनी के किसी और सब सेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन जो मेन सेक्शन है वो सेक्शन 6 है। हमें बस इतना ध्यान रखना है और हम उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिविजुअल्स के रूल्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे, यहां तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 हम पढ़ेंगे और सेक्शन 6 किस बात का है? रूल्स फॉर डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 इस बात का है जो हमें रूल बताएगा रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए। सेक्शन 6 है, उसके सब सेक्शन क्या हैं वो आप ज़्यादा ध्यान मत रखिए, क्योंकि जैसे इंडिविजुअल का है सेक्शन 6(1) में है, एचयूएफ का है किसी और सब सेक्शन में, तो उतना बारीकी से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस मेन सेक्शन 6 याद रख लीजिए कि सेक्शन 6 में रूल्स हैं ये पता लगाने के कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता लगाया जाता है। क्लियर? अब हमें सबसे पहले देखना है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का रूल देखना है, इंडिविजुअल का रूल देखना है हमें। इसमें बेसिक कंडीशन है कुछ, अब कुछ एडिशनल कंडीशन है। इंडिविजुअल में बेसिक कंडीशन है और कुछ एडिशनल कंडीशन है। एन इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल इज said to be
resident, an individual is said to be resident in India if he satisfies one out of two. An individual is said to be resident in India if he satisfies any one out of two basic conditions. इंडिविजुअल रेजिडेंट कहलाया जाएगा अगर वो सेटिस्फाइड करता है कोई सी भी एक दो में से बेसिक कंडीशन को. एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड एनी वन आउट ऑफ टू बेसिक कंडीशन. अब बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है वो भी देखनी पड़ेंगी. बेसिक कंडीशन क्या है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा. बेसिक कंडीशन क्या है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा. पहली बेसिक कंडीशन है he has been resident, he has been resident at least 182 days. He has been resident at least 182 days during the relevant previous year. He has been resident at least 182 days during the relevant previous year. या तो ये सेटिस्फाइड कर दीजिए या he has been in India, he has been in India at least, he has been in India at least 60 days or more during, he has been in India at least 60 days or more during the relevant previous year. He has been in India at least 60 days or more during the relevant previous year and 365 days or more. He had been in India at least 60 days or more during the relevant previous year and 365 days or more during 4 previous year immediately 4 previous year immediately preceding the relevant previous year. जल्दी से कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट कहलाया जाएगा इंडिया में इफ ही सेटिस्फाइड एनी वन आउट ऑफ द टू बेसिक कंडीशन. एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड any one out of the two basic conditions. Basic conditions are: number one, he has been in India at least 182 days during the relevant previous year. या तो ये satisfied हो जाए या ये satisfied हो जाए he has been in India at least 60 days or more during the relevant previous year.
एंड, यहाँ पर एंड भी लगा हुआ है, दो कंडीशन है, 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब हमारा आप ये बताइए कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है हमारा, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है हमारा 2021, ठीक है ना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये भी समझ लीजिए क्वेश्चन में जिस प्रीवियस ईयर का पूछा जाएगा वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है। कहने में ये वाली बात आ जाती है कि हमारे लिए जो एप्लीकेबल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो 2021 है, क्योंकि 99% जो क्वेश्चन है आपसे 2021 के लिए ही पूछे जाएंगे। लेकिन अगर गलती से क्वेश्चन ये कह देता है कि कैलकुलेट रेजिडेंस स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, तो नाउ इन योर क्वेश्चन योर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 1920। तो रेलेवेंट प्रीवियस का मतलब है जो क्वेश्चन में जिस चीज की डिटेल हमसे मांगी जाएंगी। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2021। अब जो कंडीशन नंबर 1 है, अगर हम बात करें कंडीशन नंबर 1 अगर है हमारी कि रेजिडेंट कोई व्यक्ति है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, आप ये चेक करेंगे 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक क्या कोई व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस या रेजिडेंशियल स्टेटस छोड़िए कि रिजाइड यानी कि जो रह रहा है वो 182 डेज और मोर है या नहीं है। कभी इंडिया में आया, कभी फिर बाहर चला गया, कभी इंडिया में आया फिर बाहर चला गया, तो इस तरह से हम देखेंगे कि 182 डेज और मोर है या नहीं है इन डेट्स के बीच में। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दीजिए या आप क्या कीजिए, अगर आप ये नहीं सेटिस्फाइड कर पाते हैं तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आप चेक कीजिए 60 डेज और मोर हैं क्या, 60 डेज और मोर हैं क्या। लेकिन साथ ही साथ इसमें और क्या चेक करना पड़ेगा, हमें साथ ही साथ पिछले के 4 साल और चेक करने पड़ेंगे। पिछले 4 सालों में क्या है, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 20, 1 अप्रैल 2018 टू 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018 और 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। यानी कि इन 4 सालों में क्या वो 365 डेज और मोर है या नहीं है, ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी, ये चीज चेक करनी पड़ेगी। मनीषा और मीनाक्षी का क्या क्वेश्चन आया है 2021, तो यही मैंने लिखा हुआ है 2021। सभी बच्चे एक जैसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या कुछ कन्फ्यूजन है? हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2021, तो यही मैंने लिखा हुआ है 2021। पेपर में जो पूछा जाएगा फिर अकॉर्डिंगली उसका करना है, नियम 2021 के लिए लगाने हैं हमें, क्लियर है। चलिए, तो 2 बेसिक कंडीशन है, इसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। कि पहली बेसिक कंडीशन है कि क्या वो इंडिया में है जिसका हम रेजिडेंशियल स्टेटस पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हमारा 2021, यानी कि आपको ही बताना है 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 के बीच में, 1 अप्रैल 20 के बीच में 31 मार्च 2021 के बीच में 182 दिन या उससे ज़्यादा था या नहीं था। और दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है, या अगर आप ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं तो दूसरी बेसिक कंडीशन है कि क्या पहले 4 सालों में, और पहले 4 साल कौन से, जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 4 साल हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर, या सॉरी 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, इन चारों सालों में मिला के क्या कोई व्यक्ति 365 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है या नहीं रहा है। अगर इन दोनों में से कोई सी भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इंडिविजुअल इज सेट टू बी
रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यहाँ तक कोई डाउट हो मुझे बता दीजिए, यहाँ तक कोई भी डाउट हो मुझे बता दीजिए। यहाँ तक कोई भी डाउट हो बता दीजिए, कोई डाउट नहीं है। अब इस बेसिक रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ एक्सेप्शन तो पुरानी हैं, कई सालों से चल रही हैं। कुछ एक्सेप्शन इसी बार आई हैं, अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2020 में। तो पहले हम पुरानी एक्सेप्शन कर लेते हैं जो कई सालों से चल रही हैं। तो आज हम केवल उतना ही करेंगे क्योंकि काफ़ी थ्योरी हो जाएगी, तो आपको परेशानी ना अनुभव हो कि एक ही दिन में इतने सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। इनके जो क्वेश्चन हैं वो तो एक आध दिन बाद जब पूरी थ्योरी में लिखवा दूंगा उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो बेसिक रूल है क्या है कि बेसिक जो कंडीशन है कि रेजिडेंट कहलाया जाएगा अगर इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है ना। इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है। कुछ केसेस में कंडीशन नंबर 2 इज नॉट एप्लीकेबल इन सर्टेन केसेज। किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअल रेजिडेंट बनने के लिए कंडीशन नंबर 2 इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि अगर उसे रेजिडेंट बनना है तो कंडीशन नंबर 1 इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइड, यानी कि उसे कंडीशन नंबर 1 को ही सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 2 की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर वो कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाइड ना करके कंडीशन नंबर 2 को सेटिस्फाइड कर रहा है तो भी हम उसे रेजिडेंट नहीं मान सकते इन सर्टेन केसेस। तो ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को भी लिखते हैं। एक्सेप्शन, exception, however in certain cases, however in some cases, however in some cases only condition number 1 is required to satisfy। However, in some cases only condition number 1 is required to satisfied। पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी कुछ केसेस के अंदर, कुछ केसेस के अंदर। कोई डाउट हो बता दीजिए मुझे, यहाँ तक कोई भी डाउट हो बता दीजिए। अब वो कुछ केसेस कौन से हैं, वो कुछ केसेस कौन से हैं वो समझ लीजिए। पहला केसेस है एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन goes outside India for employment purpose, An Indian citizen goes outside India for employment purpose, इसे समझेंगे। दूसरा है एन इंडियन सिटीजन a crew member of Indian ship, an Indian citizen, a crew member of Indian ship goes outside India
एज ए क्रू मेंबर, एज ए क्रू मेंबर। और तीसरा है एन इंडियन सिटीजन और एन इंडियन ओरिजिन। इसमें दो चीजें हैं, इंडियन ओरिजिन, एन इंडियन सिटीजन और एन इंडियन ओरिजिन comes to India for visiting purpose, ये तीन एक्सेप्शन बहुत पहले से ही हैं और पिछली बार कुछ नए एक्सेप्शन जुड़े हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो पहली बार ही आप लोग पढ़ेंगे, उससे पहले वो नहीं थे, वो अमेंडमेंट है। ये कॉपी कर लिया हो तो फिर मैं समझाना इन्हें स्टार्ट करता हूँ ओरली। बाकी तो जब हम एग्ज़ाम मतलब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो ही जाएगा। सभी ने कॉपी कर लिया है, सभी के जवाब आने शुरू हो गए हैं। देखिए ये एक्सेप्शन है इन तीन केसेस में, जो इस बार नई जुड़ी हैं वो अलग होंगी। इन तीन केसेस में कंडीशन नंबर 2 को नहीं चेक करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो कंडीशन नंबर 2 आसानी से सेटिस्फाइड हो जाती है कंडीशन नंबर 1 के मुकाबले। कैसे? जैसे मैं अपना ही केस ले लें, हम लोग जन्म से ही इंडिया में हैं और किसी वजह से मुझे मौका मिला कि बाहर जॉब करने का, बाहर जाके कमाने का, और मैं प्लान करता हूँ अपनी जर्नी को बाहर जाके। ये तो जब मैंने स्कोप ऑफ टोटल इनकम लिखा है तो आपको पता लग गया होगा कि कोई भी व्यक्ति को रेजिडेंट बनने में फ़ायदा नहीं है इंडिया में, अगर हम टैक्सेशन के एंगल से देखें। क्योंकि अगर आप रेजिडेंट बन गए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए, तो उस केस में जो आप बाहर अर्न करेंगे उसके ऊपर भी टैक्स देना है, जो बाहर कमाएंगे उसके ऊपर भी टैक्स देना है। और अगर किसी वजह से एनआर हैं आप, तो केवल इंडियन इनकम पर टैक्स देना है। तो जो लोग जन्म से ही यहाँ पर हैं तो उनके लिए बहुत छोटी सी कंडीशन है कि प्रीवियस में 60 दिन और उससे पहले के 4 सालों में 365 दिन, ये आराम से सेटिस्फाइड हो जाती है। यानी प्रीवियस में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने रहने हैं आपको। जैसे अप्रैल से कोई सा भी ईयर प्रीवियस से स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आप अप्रैल और मई में इंडिया में हैं तो 61 दिन इंडिया में हो गए। अगर आप 1 जून को भी बाहर जाएंगे तो भी आप रेजिडेंट हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज़्यादा हो गए। क्योंकि आप जन्म से इंडिया में हैं तो पिछले 4 सालों में 365 दिन बहुत मामूली सी बात हो जाएगी आपके लिए कि इंडिया में ही हैं आप तो पूरा ही जीवन इंडिया में गुजरा है। तो कंडीशन नंबर 2 में फंस के क्या होगा कि जब आप इंडिया से बाहर जाएंगे वो कमाएंगे तो उस कमाई के ऊपर भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, और जो बाहर की गवर्नमेंट लेगी टैक्स वो तो लेगी ही लेगी। तो इसलिए कुछ लोगों के लिए कंडीशन को मुश्किल बनाया गया है कि वो रेजिडेंट आराम से ना बन पाए, क्योंकि अगर रेजिडेंट बनना है तो उन्हें प्रीवियस ईयर में 182 दिन ही रहना पड़ेगा। और 182 डेज का मतलब होता है करीब करीब 6 महीने आप इंडिया में आपने गुजार रखे हैं तो आप रेजिडेंट बनेंगे। अगर 6 महीने नहीं गुजार रखे तो आप रेजिडेंट नहीं बनेंगे इन 3 केसेस में। यानी कि इन 3 केसेस में किसी भी व्यक्ति का रेजिडेंट बनाना मुश्किल कर दिया गया है इन कंपेरिजन टू अदर। तो इंडियन सिटीजन, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में वर्ड आएगा। सिटीजनशिप क्या होती है हम यहां डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन सिटीजनशिप इज नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। हम रेजिडेंट कौन है, रेजिडेंट कौन नहीं है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, वो हम इनकम टैक्स में सीखते हैं। लेकिन सिटीजन कौन है, कैसे बनेगा, वो हम नहीं सीखते हैं। तो पेपर में डायरेक्टली लिखा हुआ आएगा। जो चीज इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है वो पेपर में आपको बताया जाएगा। फिर भी मैं नॉलेज चेक बता दूं, 4-5 तरीके होते हैं सिटीजन बनने के। या तो किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ हो तो सिटीजन बन जाता है। इसी तरह से आप एनआरसी, आप आजकल रजिस्टर वगैरह देख रहे हैं तो बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं, तो गवर्नमेंट ने उन्हें भी कि अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं कि पिछले 5 साल से इंडिया में या पिछले 10 साल से इंडिया में है, तो उन्हें रेजिडेंट का दर्जा दे दिया जाएगा। कई बार कोई आदमी
माइग्रेट होके रेजिडेंट बन जाता है कि पहले वो सिटीजन था अमेरिका का, उसके बाद वो माइग्रेशन उसका इंडिया में हो गया है, तो उसमें कुछ प्रोविजन है कि कम से कम 10 साल आपका स्टेटस यहाँ पर होना चाहिए, 10 साल बाद ही हम उसे सिटीजन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज तक तो आप सिटीजन थे नहीं और एकदम आप आए हो पहले दिन से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये सब जो नियम हैं, नुक्ते हैं, ये सब संविधान में लिखे हुए हैं, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है कि सिटीजन कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। मैं तो फिलहाल केवल आपको इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि अगर इंडियन सिटीजन है वो आउटसाइड इंडिया जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, नौकरी पेशा करने के लिए, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम डिटेल में सीख लेंगे। तो उस व्यक्ति को हम ये चेक करेंगे कि क्या वो 182 दिन था। अगर देखिए घूमने फिरने जा रहा है, ऐसा हो सकता है कोई फिल्म स्टार है, कोई सेलिब्रिटी है, घूमने फिरने के लिए 2-4 महीने के लिए वो मलेशिया चली गई, अमेरिका चली गई, वो वहीं उसे कुछ एड वर्क भी मिल गया, किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया और 2-4 करोड़ रुपए उसके सीधे हो गए। तो उसके लिए तो दोनों कंडीशन चेक होंगी कि या तो वो 60 दिन और 365 दिन या 182 दिन, अगर आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। या अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जा रहे हैं तो फिर उसके लिए कंडीशन नंबर 1 को ही रिक्वायर्ड है सेटिस्फाइड करना। दूसरा, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, क्रू मेंबर किसे कहते हैं, जो एयरलाइंस हुआ या शिपिंग कंपनी हुई उसमें जो ऑफिसर स्टाफ होता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ बात एयरलाइंस की नहीं कर रहे, केवल हम बात कर रहे हैं इंडियन शिप की। और आप ऐसा भी नहीं है कि क्रू मेंबर हैं तो वहां से छुट्टी लेके आप घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, आप ड्यूटी पर जा रहे हैं, यानी कि आप ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं और उस केस में आप शिप के साथ ही बाहर जा रहे हैं। तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो आपको रेजिडेंट तभी माना जाएगा जब कम से कम आप 182 दिन ही इंडिया में हों। और तीसरी एक्सेप्शन है, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन ओरिजिन हैं जो घूमने फिरने के लिए इंडिया में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए नहीं, यहाँ पे रिवर्स है बिल्कुल। और यहाँ पे दो लोगों को एक तरह से छूट दी गई है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा कि इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है और जो घूमने फिरने के लिए विजिटिंग पर्पज के लिए इंडिया में आते हैं तो वो रेजिडेंट तभी माने जाएंगे जब वो 182 दिन ही रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में होंगे। तो यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आज मैंने बेस तैयार कर दिया है, कुछ समझ में आया होगा, हो सकता है कुछ पॉइंट अभी आपके रह भी रहे हों, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि आज तो मैंने केवल थ्योरी से आपको समझाने की कोशिश करी है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।